Hello everyone. Let us start with our next chapter. Chapter number 5 of class 6 NCERT Geography. Chapter number 5 says major domains of the earth. मतलब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोग अर्थ की डोमेन्स के बारे में बात कर रहे हैं. अर्थ के डिफरेंट यू कैन से सेक्शंस की बात कर रहे हैं, है ना. The surface of earth is a complex zone in which three main components of the environment meet. ये बहुत जो अर्थ जो है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है. इसके तीन कंपोनेंट्स इन विच थ्री कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के तीन कंपोनेंट हैं जो मिलते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, है ना. मिलना, ओवरलैप करना, मतलब जैसे एक चीज है तो इसके ऊपर ही दूसरी चीज आ गई, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग. एक है और ऐसे कि दूसरा ऊपर से आ गया, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग, है ना. इंटरेक्ट करना, एक है दूसरा आके उससे बात करता है या मिलता है कहीं पे, दिस इज कॉल्ड इंटरेक्शन. द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर क्या है? सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ, है ना. जैसे लैंड हो गई, स्टोन्स हो गए, है ना, माउंटेन्स, दिस इज लिथोस्फेयर. द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड अर्थ, जितनी भी जो गैसियस लेयर हैं, गैसियस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हम आर्गन की बात करें वो भी अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में. तो ये सारी जितनी भी गैसेस हैं, ये इनकी जो लेयर हैं जो अर्थ के चारों तरफ हैं, जैसे ये अर्थ है, इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं. तो ये गैसेस क्या करती हैं, गैसेस जितना भी ह्यूमन लाइफ है ना, या फिर एनिमल है या प्लांट्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है ये. दिस इज नोन एज एटमॉस्फेयर वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेज आर फाउंड. Water cover. Water covers a big area of the earth surface. पानी है वो अर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करता है. हम लोगों ने पहले क्या देखा था, अर्थ में 71:29 ये हमारा ये वाटर है और ये लैंड है, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या कहा था, ब्लू प्लेनेट भी कहा था, क्योंकि जब हम इसको स्पेस से देखते हैं तो ये ब्लू कलर की नजर आती है पानी की वजह से. तो जो वाटर कवर है इस एरिया को कहा जाता है हाइड्रोस्फेयर. और ये हाइड्रोस्फेयर में पानी की सारी फॉर्म्स आती हैं, ये आइस, वाटर या वाटर वेपर, तीनों फॉर्म्स ऑफ वाटर कम्स अंडर हाइड्रोस्फेयर. जब हम लोग बायोस्फेयर की बात करते हैं, बायोस्फेयर का मतलब है इट इज अ नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. बायोस्फेयर क्या है, इन सब का इंटरेक्शन इज नोन एज बायोस्फेयर. जहाँ लैंड भी है, लिथोस्फेयर भी है, एयर भी है मतलब एटमॉस्फेयर भी है, और वाटर मतलब हाइड्रोस्फेयर भी है. अब ये शब्द आए कहाँ से, मतलब हाउ डू वी गेट टू नो दिस इज लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर. ये सारे शब्द आए ग्रीक लैंग्वेज से. कहाँ से आए? ग्रीक लैंग्वेज से. लिथोस का मतलब है स्टोन, एटमोस का मतलब है वेपर, और ह्यूडोर, हाइड्रोस्फेयर से क्या आया, ह्यूडोर. ह्यूडोर का मतलब है वाटर, और बायोस है लाइफ. बायोस का मतलब है लाइफ. हम लोगों ने क्या देखा, ये सब ग्रीक वर्ड से आए हैं, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर. लिथोस इज स्टोन, एटमोस इज वेपर, हाइड्रोस इज वाटर, ह्यूडोर, एंड बायोस इज लाइफ. अब हम पढ़ते हैं कि लिथोस्फेयर के बारे में थोड़ा बहुत. लिथोस इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ. जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, इसको लिथोस्फेयर कहते हैं. इसमें रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट. अब अर्थ के बहुत सारे हिस्से होते हैं, जैसे ये अर्थ है, अर्थ का जो एरिया है दिस इज नोन एज अर्थ क्रस्ट, है ना. अर्थ क्रस्ट के ऊपर जितने भी रॉक्स हैं, एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल, है ना, ये ढेर सारी रॉक्स हैं और क्या है, सॉइल है ढेर सारी. that contains nutrient elements which contains organisms. अब सॉइल में क्या है, सॉइल क्या होती है, फर्टाइल होती है. सॉइल फर्टाइल क्यों होगी, सॉइल फर्टाइल इसलिए होती है क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं. अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो सॉइल हमारी फर्टाइल नहीं होगी, लेकिन सॉइल जरूर कहलाएगी, है ना. दैट विल बी नोन एज बैरन लैंड. न्यूट्रिएंट्स कैसे कैसे होते हैं, है ना, दीज आर माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में जाके. ये जिसकी हमें कम आवश्यकता होती है और जिसकी हमें बहुत सारी आवश्यकता होती है. मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा. इसको आप माइक्रोस्कोप से याद कर सकते हो, है ना. माइक्रोस्कोप में क्या होता है, छोटी छोटी चीजें नजर आती हैं.
है ना। मैक्रो मतलब जो बड़े, वो जो थोड़े से बड़े लेवल पे होता है, दिस इज नोन एज मैक्रो। देर आर टू डिविजन्स ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस की दो डिविजन्स होती हैं। द लार्ज लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। जो बड़े बड़े लैंड मासेस हैं, जो लैंड के टुकड़े कह सकते हैं, पार्ट्स कह सकते हैं, दीज आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। और जो पानी है उसके आसपास जितना भी और पानी, वाटर बॉडीज हैं, दिस इज नोन एज ओशन बेसिन्स। मतलब हम लोगों ने क्या देखा, लैंड मास देखा और हम लोगों ने वाटर देखा। वाटर कहाँ देखा, ओशंस में, और लैंड मास कहाँ देखा, कॉन्टिनेंट्स पे। हम लोगों को क्या मालूम है, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हमारे यहाँ, जैसे एशिया, यूरोप, बाद में पढ़ेंगे इसको भी हम लोग, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दिस इज ऑल्सो नोन एज ओशिनिया, एंड लास्ट वन इज अफ्रीका। ये हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स थे। क्या थे, कॉन्टिनेंट्स। और ओशन तो हमें पता ही है ना, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, ये सारे ओशन, आर्कटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, ये सारे हमारे ओशंस हैं। हम इसको और डिटेल में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे आके पढ़ेंगे। ऑल ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। जितने भी ओशंस हैं सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। जो सी लेवल है पानी का, सी वाटर का जो लेवल है, ये हमेशा सेम रहता है हर जगह पे, एवरीवेयर सेम रहेगा। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज टेकन एज 0। जो लैंड का एलिवेशन होता है ना, अगर हम बोलें माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 मीटर है ना, तो ये कैसे आई, जो हम लोगों ने सी लेवल लिया इससे नापते हैं हम लोग। और सी लेवल जो है ये एंटायर पूरी अर्थ के ऊपर एक जैसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग याद रखेंगे। ये है मैप। जब हम मैप को देखते हैं तो यहाँ हम क्या देखेंगे, कॉन्टिनेंट्स और ओशन का मैप है ये। कॉन्टिनेंट हम लोगों ने क्या देखे थे, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, है ना, ये हमारे कॉन्टिनेंट थे। अगर हम लोग ओशंस की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज पैसिफिक ओशन, यहाँ वी हैव अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक और यहाँ एंटार्क्टिक ओशन, है ना। तो ये सारे ओशंस हैं अपने पास। अभी जब हम लोग इनकी बात करेंगे तो हम ये देखेंगे, एशिया और यूरोप को अलग कौन करता है, एशिया और यूरोप को अलग करते हैं यूराल माउंटेन्स। और जब हम लोग अफ्रीका की बात करते हैं तो इधर है एटलस माउंटेन्स। और इधर जब हम बात करेंगे, नेक्स्ट यूनिट जब आएगा हमारा माउंटेन्स की बात करेंगे तो वहाँ इन सब की जरूरत पड़ेगी। दिस इज हिमालयाज, अपलाशियन माउंटेन, रॉकी माउंटेन, एंडीज माउंटेन्स, और ये डार्डनल माउंटेन्स होने चाहिए, है ना, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन, ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन, है ना, ये सारे माउंटेन है। हमने क्या देखा, एशिया और यूरोप को अलग करने के लिए हमारे पास है यूराल माउंटेन, और इधर से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के इधर है अटलांटिक ओशन, अफ्रीका के इधर भी है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन कहाँ पे है, ये पूरा अमेरिकाज और ये अफ्रीका। और इधर इंडिया के साथ इंडियन ओशन, ये अकेला ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे है ना। पैसिफिक ओशन का हमारा ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये चाइना इधर वाला हिस्सा, प्लस ये अमेरिकाज का इस तरफ वाला हिस्सा, दिस ऑल कम्स अंडर पैसिफिक ओशन। आर्कटिक और एंटार्क्टिक, आर्कटिक एरिया के पास, नॉर्थ पोल के पास है आर्कटिक ओशन और साउथ पोल के पास है हमारा एंटार्क्टिक। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स की। एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड से और तेंजिंग नॉर्वे शेरपा इंडिया से, दे वर द फर्स्ट मैन, पहले व्यक्ति थे जिन लोगों ने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट की पीक ऑन 29 मई 1953 को। और टुंको तेबई जापान से वॉज द फर्स्ट वुमन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अक्सर कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है। टू रीच समिट ऑन 16 मई 1975। फर्स्ट इंडियन वुमन कौन थी, बचेंद्री पाल, ठीक है। जो फर्स्ट मैन थे एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्वे, और फर्स्ट वीमेन जुंको तेबई ये जापान से थी और इंडिया से थी बचेंद्री पाल।
Now the highest mountain peak of Everest is 8848 meters above sea level, है ना। ये above sea level का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों ने अभी देखा था। The level of sea water remains same everywhere, जो sea water का level है ये हमेशा same रहता है हर जगह। Elevation of land is measured from the level of the sea which is taken as 0। जो sea का जो elevation होता है, एलिवेशन का जो लैंड का जो एलिवेशन होता है इसको हम लोग मेजर करते हैं सी लेवल से, और सी लेवल को हम लोग हमेशा 0 पे लेके चलते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा, माउंट एवरेस्ट की हाइट है 884 मीटर्स अबव सी लेवल, और जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है ना, हम लोगों ने क्या देखा, हाईएस्ट पीक, जो सबसे ऊपर वाली पीक माउंट एवरेस्ट। अब ग्रेटेस्ट डेप्थ की बात कर रहे हैं, जो डीप कितना है ना, अंदर नीचे वाला पोर्शन। ग्रेटेस्ट डेप्थ किसकी है, मेरियाना ट्रेंच, है ना, मेरियाना ट्रेंच की है ग्रेटेस्ट डेप्थ, और ये कहाँ पे है, कहाँ लाई करता है, पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में है ये। अगर हम लोग जब एटलस देखेंगे तो हम पाएंगे मेरियाना ट्रेंच कहाँ है, आपको ये यहाँ कहीं मिलेगी। नाउ देर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, है ना, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ये हम लोगों ने देख लिया। और एशिया क्या है, ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसके बाद नंबर आता है अफ्रीका का, अफ्रीका इज सेकेंड लार्जेस्ट, एंड देन कम्स नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया की जब हम बात करते हैं, ये कवर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ, है ना। एशिया क्या है, 1/3 ऑफ द लैंड का जो एरिया है ये कवर करता है एशिया। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर मतलब हम लोग इस ग्रीनविच लाइन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके ईस्ट पोर्शन में लाई करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास करता है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन्स, हम लोगों ने देख लिया। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज नोन एज यूरेशिया, है ना। एशिया और यूरोप का जो कंबाइंड लैंड मास है इसको कहा जाता है यूरेशिया। अभी हम लोग यहाँ देखेंगे, है ना, ये है यूरेशिया। और इसके बाद अगर हम लोग इसकी बात करें, ये है हमारा एशिया, तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जा रही है, यहाँ लिखा भी होगा। दिस इज आर इक्वेटर, और हमने क्या देखा था, ये 23.5 डिग्री पे क्या आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके जस्ट नीचे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये हमारा एशिया है, और एशिया में क्या जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये पास होती है इसे, है ना। इक्वेटर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती। इसके बाद अगर हम लोग अफ्रीका में देखें तो अफ्रीका में क्या पाएंगे, इक्वेटर लाइन भी यहाँ से जाती है, और सॉरी ये है अफ्रीका, अफ्रीका में इक्वेटर लाइन भी जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाती है, और कैप्रिकॉर्न भी पास होती है यहाँ से। मतलब ये अकेला कॉन्टिनेंट ऐसा है जिसमें से ये तीनों लाइनें पास करती हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यूरोप क्या है, इज मच स्मॉलर देन एशिया, द कॉन्टिनेंट लाइज इन द वेस्ट ऑफ एशिया, आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। यूरोप से क्या होता है, आर्कटिक सर्कल पास करता है। ये देखिए, ये है यूरोप और ये है आर्कटिक सर्कल, दिखाया नहीं है इसमें ना। इसके बाद हमने क्या देखा, इट इज बाउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, है ना। यूरोप क्या है, 3 तरफ से पानी से घिरा है। और अफ्रीका की जब हम बात करते हैं, ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। सबसे पहले कौन था, एशिया, देन हमारे पास अफ्रीका, एंड लेटर वी हैव नॉर्थ अमेरिका। इक्वेटर और नाउ वी हैव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न, ये तीनों लाइनें, इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट जहां से ये तीनों लाइनें पास होती हैं। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, है ना, लार्जेस्ट मतलब जो बहुत लंबा एरिया जिसने कवर किया हो। सहारा डेजर्ट यहाँ पे है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड बाय ऑल साइड बाय ओशन एंड सी, अफ्रीका की चारों तरफ से, हर तरफ अफ्रीका के क्या है, पानी, बाउंडेड बाय वाटर। Look at the world map, you will notice world's longest river Nile flows through Africa, है ना, नाइल रिवर भी अफ्रीका से फ्लो करती है। और अब हम देखेंगे मैप में, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा ये तीनों लाइनें अफ्रीका से पास होती हैं,
नाइल रिवर अफ्रीका में है और सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है ना। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट भी अफ्रीका में है और एशिया के बाद ये है सेकंड लार्जेस्ट, ये है सेकंड लार्जेस्ट। इसके बाद नंबर आता है नॉर्थ अमेरिका का। अफ्रीका अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें तीनों लाइनें पास करती हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। यहाँ सहारा डेजर्ट है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, और यहाँ पे नाइल रिवर भी इसमें फ्लो करती है। अब हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा, है ना। इस्थमस ऑफ पनामा से इसको जोड़ा जाता है, इसको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। द थ्री ओशन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट, 3 ओशन इसको सराउंड करते हैं। अफ्रीका चारों तरफ से घिरा हुआ था पानी से, और जब नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो ये 3 तरफ से घिरा है और दिस इज कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे इस्थमस क्या होता है और स्ट्रेट क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फेयर, साउथ में लाई करता है। और इसके बाद एंडीज देखा था हम लोगों ने, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इस लेंथ नॉर्थ टू साउथ। ये नॉर्थ अमेरिका था तो ये था एंडीज। और साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेजन, है ना। अमेजन रिवर भी साउथ अमेरिका से ही फ्लो करती है इस तरह से। ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ये स्मॉलेस्ट है। लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फेयर, सराउंडेड ऑल साइड्स, चारों तरफ से पानी से घिरा है ये। इट इज कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा गया है। एंटार्क्टिका की हम बात करें, कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर में, जैसे हम सब जानते हैं। साउथ पोल यहाँ पे लाई करता है। लोकेटेड इन द सदर्न पोलर रीजन, परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट्स, है ना। क्यों थिक आइस शीट से कवर्ड है? क्योंकि जब हम लोग आर्कटिक और एंटार्क्टिक की बात करते हैं तो यहाँ सन की रेज हैं वो बहुत ज़्यादा स्लेंटेड होती हैं, और ये हमेशा कैसा होता है, फ्रिजिड जोन में आता है ये, है ना। मतलब फ्रिजिड जोन में आने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमेशा आइस जमी रहती है। नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, कोई यहाँ पे परमानेंटली नहीं रहता, लेकिन कुछ कुछ कंट्रीज के रिसर्च स्टेशन हैं यहाँ पे, जैसे हिंदुस्तान के हैं मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अब हम देखेंगे कि इस्थमस क्या होता है। इस्थमस इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, ये नैरो ज्वाइनिंग 2 लैंड मास, जब हम लोग 2 लैंड मास को ज्वाइन करने की बात करते हैं, दिस इज नोन एज इस्थमस। लेकिन जब हम लोग 2 सी को ज्वाइन करने की बात करते हैं, देन जैसे ये एक बड़ा सी है बे ऑफ बंगाल और ये है अरेबियन सी, जब हम इनको ज्वाइन करते हैं, जब हम इन दोनों के कनेक्शन की बात करते हैं, देन दिस इज नोन एज स्ट्रेट। क्या कहते हैं इसको? स्ट्रेट। जब 2 लैंड मास को जब जोड़ते हैं हम लोग तो उसको कहते हैं इस्थमस, और जब 2 सी जुड़ते हैं आपस में, दिस इज नोन एज स्ट्रेट। ये स्ट्रेट की सहायता से जुड़ते हैं। नाउ हाइड्रोस्फेयर अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, हम लोगों ने देखा था थोड़ी देर पहले, 71:21 भी देख लिया। और यहाँ अभी हम ओशन की बात करें तो 97.5% ओशन का वाटर है, फ्रेश वाटर है 2.5% इन टर्म्स ऑफ आइस, ग्राउंड वाटर प्लस ग्लेशियर्स। हाइड्रोस्फेयर में पानी की तीनों फॉर्म का मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का मतलब है आइस, liquid is water itself and gas is water vapors. More than 97% of earth water is found in oceans, too salty for human use, है ना। ये बहुत ज़्यादा salty होता है, इंसान इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। Very small percentage of water is available as fresh water, बहुत कम percentage fresh water के फॉर्म में मिलता है। और इसको डिस्पाइट ब्लू प्लेनेट वी ऑलवेज फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर, इसलिए कहते हैं पानी का हमें बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ड्रिंकेबल वाटर इज जस्ट, फ्रेश वाटर है जस्ट 2.5% है, और उसमें भी सिर्फ 0.3% मिलता है अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करें, पीने लायक पानी की बात करें। दिस फिगर सेज काउंट द स्क्वायर्स, इसमें जितने स्क्वायर हैं इनको काउंट करो और उनको अरेंज करो, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। लार्जेस्ट हम लोगों ने क्या देखा था? एशिया। देन उसके बाद किसका नंबर आता है? अफ्रीका, एंड देन वी हैव नॉर्थ अमेरिका।
अब इसके बाद नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करेंगे और हम देखेंगे ज़्यादा बड़ा कौन है। तो 4th नंबर पे आता है साउथ अमेरिका, 5th इज यूरोप, 6th is Australia, and 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5th number is Antarctica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 5th is Antarctica, 6th is Europe, and 7th is Australia. Australia is the smallest continent. पढ़ा था हम लोगों ने ये। तो दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिस या एक्टिविटी कह सकते हैं जिसको हम लोग कर सकते हैं और हम चीज़ों को समझ सकते हैं आसानी से। ओशन, मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर आर ओशंस, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। जो ओशन जो समुद्र का पानी है ये हमेशा मूव करता रहता है। देखा होगा आपने लहरें, है ना, टाइड्स, करंट्स की बात की होंगी। हम थोड़ी देर में देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड ओशन। 3 chief movement of ocean water are waves, tides, and ocean currents. 5 major oceans are Pacific, Atlantic, Indian Ocean, Southern Ocean, and Arctic Ocean. ये भी देखे थे हम लोगों ने। Pacific Ocean is the largest and spread 1/3 of the earth. Pacific Ocean जो है 1/3 of the earth पे spreaded है। ऐसे एशिया का जो रीजन है it is 1/3 of the total land mass. Mariana Trench deepest है, पैसिफिक ओशन में लाई करती है। पैसिफिक ओशन क्या है, ये सर्कुलर इन शेप है। हम वापस जाते हैं अपने मैप के ऊपर तो हम पाएंगे इसको, ये रहा। हम इसमें क्या देखेंगे, पैसिफिक ओशन जो है ये है सर्कुलर शेप का है ना। अभी देखेंगे कैसे है सर्कुलर, ये है ना। तो पूरा ये क्या है, ये सर्कुलर शेप का है। लेकिन जब हम लोग अटलांटिक ओशन की बात करते हैं ये कैसा है, एस शेप में है। ये अटलांटिक ओशन कैसा है, एस शेप में। Atlantic Ocean S shape का है, flanked by North and South Americas on the western side, Europe and Africa in the eastern side. ये जो अफ्रीका की कोस्ट लाइन है ना, कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन की जो कोस्ट लाइन है ये बहुत ही इंडेंटेड है। इंडेंटेड मतलब ऊपर नीचे है ना, जिसकी वजह इरेगुलर होने की वजह से ये रियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स। यहाँ नेचुरल हार्बर्स बहुत सारे मिलते हैं। हार्बर क्या होता है, हार्बर इज अ प्लेस जहाँ पे शिप आके रुकती हैं, है ना, जहाँ शिप आके रुकेंगी, बड़ी बड़ी शिप आके रुकते हैं जहाँ पे, उसको कहते हैं हार्बर्स। पोर्ट क्या होते हैं, जैसे एयरपोर्ट क्या होता है, एयरपोर्ट इज अ प्लेस जहाँ पे एरोप्लेन्स आके रुकते हैं, है ना, इसको कहते हैं एयरपोर्ट। और सी पोर्ट कौन होते हैं, जहाँ पे शिप आके रुकती हैं, तो वो शी पोर्ट है ना। हार्बर और पोर्ट क्या होते हैं, पोर्ट में जहाँ शिप आके रुकती है, हार्बर जहाँ पे आके जब वो लोड करना अनलोड करना, दिस इज नोन एज हार्बर। इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन जिसका किसी कंट्री के नाम पे है, जिसका नाम इंडिया। शेप ऑफ इंडियन ओशन इज ट्रायंगुलर। इंडियन ओशन की शेप कैसी है, ट्रायंगुलर शेप है। ऊपर एशिया, साइड में अफ्रीका और उधर ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों बाउंड करती हैं इंडियन ओशन को। अब एक बार देख लेते हैं उसको फिर से। जब हम लोग इंडियन ओशन देखेंगे तो इंडियन ओशन के चारों तरफ क्या है, इधर ये है इंडियन ओशन, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर अफ्रीका और ये क्या है, इंडिया। Southern Ocean encircles continent Antarctica and extend northwards to 60 degrees south latitude. Southern Ocean Antarctica के चारों तरफ होता है, चारों तरफ है, तो इसको कहते हैं Southern Ocean. Arctic Ocean ऊपर आर्कटिक सर्कल में लाई करता है, surrounds the North Pole. अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेयर। जब हम लोग एटमॉस्फेयर देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इसकी सारी चीजें बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर क्या है, अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैसेस एंड दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, ये पूरा एटमॉस्फेयर है ना, ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं। इसको हम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, जो सबसे नीचे है, जहाँ एरोप्लेन चलते हैं, हॉट एयर बलून्स होते हैं, जहाँ हम लोग सांस लेते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। इसके जस्ट ऊपर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट उसका नंबर आता है मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड द लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। इन सब का सीक्वेंस और इन सब के नाम है ना, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, है ना। याद करने का तरीका हो सकता है TSM TE, TSM TE,
ऐसा हम लोग कुछ याद कर सकते हैं। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, TSM-TE। Now atmosphere extend up to a height of about 1600 किलोमीटर्स, है ना। ये पूरा एटमॉस्फेयर क्या है, 1600 किलोमीटर्स तक के एरिया में ये एक्सटेंड कर जाता है। एटमॉस्फेयर को हम 5 लेयर में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन composition, temperature and other properties. These layers are starting from the earth's surface called troposphere. ये हम लोगों ने देखा है, troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. अभी एटमॉस्फेयर इज composed mainly of nitrogen and oxygen, है ना। नाइट्रोजन को हम लोग कैसे मानते हैं, 78% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन कितना करते हैं, 21%, है ना। ये हम लोग याद रखेंगे इसको। नाइट्रोजन कितना होता है, 78% एंड ऑक्सीजन इज 21%। अब नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन जितना प्लांट्स होते हैं इनको ग्रोथ में काम आता है। ऑक्सीजन क्या होता है, जितने भी लिविंग बीइंग, जितने भी ह्यूमंस एंड एनिमल्स हैं, है ना, ह्यूमंस एंड एनिमल्स की ब्रीदिंग के लिए होता है ऑक्सीजन। प्लस एटमॉस्फेयर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइजिंग 1% ऑफ द वॉल्यूम। बाकी सारी चीजें मिलकर कितनी 1% होती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, इट इज इम्पोर्टेंट टू एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे सन से क्या होगा, सन से हीट आएगी किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। सन से जैसे ही हीट आएगी, हीट आने के बाद अर्थ क्या करेगी, बीइंग सॉलिड, ये उसको रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे ये सन से हीट आई, ये सन है ना, और ये हमारी अर्थ है ना। सन से जैसे ही हीट आई, अर्थ क्या करेगी, इसको रिफ्लेक्ट करेगी, है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम सड़क पे कहीं जाते हैं गाड़ी से, है ना, जब हम जाते हैं तो हमें क्या नजर आती है, कहीं कभी लगता है सड़क में दूर में बहुत सारा पानी है, मिराज इफेक्ट, है ना, ये पढ़ेंगे हम लोग बाद में। तो जैसे ही हम जब जाते हैं गाड़ी से कहीं पे भी, तो सन जब बहुत तेज गर्मी होती है तो सन की लाइट आती है और वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जैसे वो रिफ्लेक्ट होंगे तो ये शाइनी सरफेस बन जाता है। ये शाइनी सरफेस होने की वजह से हमें क्या लगता है, हमें लगता है यहाँ पे पानी है, वाटर है ना। सेम ऐसे जितनी भी सॉलिड चीजें हैं वो सारे की सारी रेज क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। सन की रेज जैसे अर्थ के ऊपर आई तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस गई, और जब ये रिफ्लेक्ट होके वापस जाती हैं तो एटमॉस्फेयर में क्या है हमारे पास, हमारे एटमॉस्फेयर में है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जो एटमॉस्फेयर की CO2 है ये क्या करेगी, ये वापस जाने वाली जितनी भी रेज हैं इनको ट्रैप कर लेगी, इनको रोक लेगी, फिर वापस भेजेगी, ट्रैप हो जाएंगी। ट्रैप होने से क्या है, रात में जो अर्थ है वो एकदम से बहुत हॉट नहीं होगी, वो टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। इतना होगा कि हम उसको बियर कर लेंगे, और इस जितने प्लांट्स और एनिमल सबके लिए वो बेनिफिशियल होता है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने क्या देखा, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, आर्गन है और अदर गैसेस हैं। नाइट्रोजन कितना है, 78%, ऑक्सीजन कितना है, 21%, और ये बाकी सब मिलके कितना हुआ, 1%, है ना। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि CO2 क्या करता है, जितनी भी सन की रेज है उनको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है ताकि हीट मेंटेन रहे, और देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म। इट ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी एसेंशियल है ये, और अपने प्लैनेट को वार्म करने के लिए भी एसेंशियल है ये। लेकिन द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट, इसकी जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की विद हाइट ये वेरी करती चली जाती है। इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल, मैक्सिमम सी लेवल पे होती है, एंड डिक्रीजेज रैपिडली। जैसे जैसे हम लोग ऊपर चलते जाते हैं तो इसकी डेंसिटी कम होती चली जाती है। और डेंसिटी कम होने की वजह से क्या होती है, जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो बड़े बड़े माउंटेन्स क्लाइंब करते हैं, इनको क्या होता है, जैसे ऊपर जाते जाएंगे इनको ब्रीदिंग इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ऊपर जाने के बाद डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज हो जाती है, हवा की डेंसिटी कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है उनकी, और इसलिए उनको क्या होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ती है ताकि हाई ऑल्टीट्यूड पे जाके वो लोग सांस ले सकें। और टेम्परेचर भी ऊपर जाके क्या होता है, डिक्रीज। जैसे जैसे हम लोग हाइट में ऊपर जाएंगे तो एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी और टेम्परेचर कम हो जाएगा, मतलब ऊपर ठंड बढ़ती चली जाएगी। और एटमॉस्फेयर भी अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है पृथ्वी पे। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह से जगह पे प्रेशर चेंज होता रहता है। जो प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर का,
इट वेरीज, ये वेरी करता रहता है। अब हम लोग बायोस्फीयर की बात करते हैं। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, एयर एंड वाटर, है ना। बायोस्फीयर क्या है? जहाँ लैंड, एयर और वाटर सब, ये एयर, लैंड और वाटर जब तीनों आपस में मिलते हैं, दिस इज नोन एज बायोस्फीयर। ये वो जोन है जहाँ पे लाइफ होगी और यही इस प्लेनेट को यूनिक बनाता है। बहुत सारी स्पीशीज और ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे अलग अलग साइज के, माइक्रोब से बैक्टीरिया से लेके ह्यूज मैमल्स तक सब यहाँ रहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड बायोस्फीयर फॉर द सर्वाइवल। बायोस्फीयर की वजह से ही हम सब लोग, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, सब इसी वजह से रह पाते हैं। एक दूसरे का को एग्जिस्टेंस पॉसिबल होता है बायोस्फीयर की वजह से। यहाँ पानी भी मिलता है, लैंड भी मिलती है और यहाँ हवा पानी भी मिलता है, हवा भी मिलती है। Organisms in the biosphere are broadly be divided into plant kingdom and animal kingdom. दो किंगडम में इसको डिवाइड करते हैं। जब हम लोग बायोस्फीयर की बात करते हैं, यहाँ हम लोगों ने दो किंगडम में इसको डिवाइड किया, ये है प्लांट और ये है एनिमल्स। Three domain of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. Three domain का मतलब क्या है? लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ वुड, क्लियरिंग ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लॉप्स, है ना। जब हम लोग बहुत ट्री कटिंग कर देते हैं और मे बी एग्रीकल्चर या फार्मिंग या फिर घर बनाने के लिए, तो उससे क्या होगा? सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन क्यों होता है? जब भी प्लांट्स या ट्रीज जो होते हैं, ये क्या करते हैं? ये सॉइल को होल्ड करके रखते हैं अपनी रूट से, और जब इनको हम काट देंगे इनको, तो ये जो रूट्स हैं ये भी मर जाएंगी, है ना। इनके मरते ही क्या होगा? लैंड प्लेन हो जाएगी और जैसे इस पे वाटर आएगा या आइस आएगी या कुछ भी हवा चलेगी, तो ये धीरे धीरे ये एक एक करके ये इसकी लेयर्स हैं, जो अर्थ की लेयर्स हैं, ये इरोड होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब ये धूल, जो मिट्टी है यहाँ की, ये मिट्टी धीरे धीरे पानी के साथ, हवा के साथ बह के यहाँ से चली जाएगी। Now, similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities. Natural calamities से भी जो अर्थ का सरफेस है ये भी चेंज हो जाता है। जैसे अर्थक्वेक हुए, सुनामी आई थी रिसेंटली अंडमान निकोबार्स में, है ना। तो इन सब चीज़ों से भी होता है। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स, जो लेक्स हैं या रिवर्स हैं, इसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट चला जाता है। जैसे हम लोग गंगा की बात करें, है ना, गंगा में क्या है? जब हम लोगों ने गंगा की बात की, तो गंगा में क्या करते हैं? जितने भी नियर बाय, जैसे यहाँ से गंगा बहती है, तो जितने भी नियर बाय सिटीज हैं, ये सब लोग क्या करते हैं? अपना सारा ह्यूमन वेस्ट या इंडस्ट्रियल वेस्ट सबको गंगा में डाल देते हैं। तो इससे गंगा क्या हो गई? बहुत पोल्यूटेड हो गई। या जितने नर्मदा की बात करें, कावेरी की बात करें, तो ये सारी रिवर्स इसलिए पोल्यूट हो गई क्योंकि इसमें हम लोगों ने बहुत सारा वेस्ट डाल दिया। इससे क्या होता है? ये वाटर अनसूटेबल हो जाता है ह्यूमन यूज के लिए, और ये अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ को भी डैमेज करता है। जैसे फिश हो गई इसके अंदर, है ना, या फिर अदर मरीन या फिर वाटर एनिमल्स, एक्वेटिक लाइफ जितनी भी है, ये सारी की सारी अफेक्ट होती है पोल्यूशन की वजह से, जो हम पोल्यूशन क्रिएट करते हैं रिवर्स में। इमिशन ऑफ इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स, व्हीकल्स पोल्यूट एयर। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती चल जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी, उससे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? हम लोगों ने क्या देखा अभी? हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो रिफ्लेक्ट होके लाइट जाती है वापस, सन की रेज वापस जाती हैं रिफ्लेक्ट होके, उसको CO2 क्या कर देती है? ट्रैप कर देती है। ये अर्थ है, ये सन था, ये एटमॉस्फेयर है। तो CO2 ने क्या किया? जो रेज आई, इनको वापस जाने की, भेजने की बजाय इनको यहीं पे ट्रैप कर लिया। लेकिन जैसे ही CO2 की मात्रा बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, तो जितना ये रेज हैं, जो सन की रेज हैं, जो अर्थ पे गिरेंगी, तो इनका जो ट्रैप होने का जो ड्यूरेशन है, ये लॉन्गर हो जाएगा। मतलब अभी से थोड़ी देर के लिए हम लोग बोलें कि x अमाउंट ऑफ CO2 से 1 आवर के लिए ट्रैप होती है। अगर ये CO2 का अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो से 4 आवर्स के लिए इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जितना भी सन की रेज है, ये तो x अमाउंट ही है, लेकिन ड्यूरेशन बढ़ गई इसकी। ड्यूरेशन बढ़ने से क्या हुआ? ड्यूरेशन बढ़ने से ये जो हीटिंग कैपेसिटी है इसकी बढ़ जाएगी। हीट बढ़ने से क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग।
Therefore, there is a need to limit the use of resources on Earth to maintain the balance of nature between domains of the lithosphere, atmosphere and hydrosphere. इसलिए हमें जितने भी resources हैं उनका बहुत सोच समझ के और ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि तीनों के अंदर बैलेंस बना रहे, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर में। अभी जब हम लोगों ने बात की थी, हम दो किंगडम्स की बात कर रहे थे बायोस्फेयर के। जब बायोस्फेयर के दो किंगडम्स की बात कर रहे हैं, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, है ना। प्लांट में तो सारे प्लांट आ जाएंगे, शर्ब्स, छोटे बड़े, है ना, सब प्लांट्स आ जाएंगे इसमें। जब एनिमल्स की बात करते हैं, इसमें ह्यूमंस प्लस अदर लिविंग बींग्स आ जाएंगे, है ना, इंक्लूडिंग अदर लिविंग बींग्स अपार्ट फ्रॉम प्लांट्स, है ना, प्लांट्स नहीं आएंगे उसमें। जैसे ह्यूमंस प्लस इंसेक्ट्स, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, है ना, ये सारी चीजें एनिमल किंगडम में आ जाएंगी। इसके साथ ही लेसन फिनिश हो जाता है। थैंक यू सो मच।